हम लोगों ने बंधककर्ता के अधिकार देखे और बंधककर्ता के अधिकार धारा 60 उसका मुख्यतः मोचन का अधिकार था, लेकिन इसके अलावा भी 60 का 60 खा वो भी उसे कुछ हक ये दे रहे थे। धारा 61 वो भी उसे अधिकार दे रही थी। धारा 62 ये भी बंधककर्ता के अधिकारों के संबंध में इनेक्टमेंट ये कर रही थी। 63 ए ये भी उसी के अधिकारों के बारे में बात हो रही थी। 64 बंधकित पट्टे का नवीनीकरण अगर बंधकदार प्राप्त करता है तो मोचन के समय वो नवीनीकृत पट्टे का हकदार होगा, ये धारा 64 ने कहा था। फिर 65 में उन्होंने कहा कि कुछ प्रसंविधाएं ये शामिल मानी जाएंगी। ऐसा माना जाएगा कि ये प्रसंविधाएं बंधककर्ता और बंधकदार के बीच हुई हैं, भले ही अभिव्यक्त रूप से उनका बंधक में उल्लेख बंधक विलेख में न हुआ हो, जो मोर्टगेज डीड है उसमें उसका उल्लेख भले ही ना हो, लेकिन फिर भी वो मानी जाएंगी कि वो प्रसंविधाएं उसमें हैं। इसके बाद हम लोगों ने 65 ए इसको देखा था। इसमें उसकी पट्टा करने की शक्ति थी, बंधककर्ता की पट्टा कर सकता था। और 66 इसे हम लोगों ने देखा था कि प्रतिभूति अपर्याप्त कब मानी जाएगी और बंधककर्ता के ऊपर क्या क्या कर्तव्य ये रखा गया है कि बंधककर्ता क्या नहीं करेगा प्रतिभूति के विषय पर। यह धारा 66 ये बता रही थी। इसके बाद धारा 67 अब बंधकदार को क्या अधिकार यह हासिल है। अब बंधकदार की बात शुरू हो गई। अगर बंधक धन का भुगतान ये बंधककर्ता ना करे तो बंधकदार क्या क्या कर सकता है, यह धारा 67 सबसे पहले बताती है और कहती है विक्रय या पूर्वबंध का अधिकार। यानी बंधकदार के सिर्फ दो अधिकार हैं, या तो विक्रय करा सकता है या पूर्वबंध करा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे जब धारा 67 पढ़ेंगे तो रिसीवर का अपॉइंटमेंट ये भी करा पाएगा, रिसीवर का अपॉइंटमेंट। लेकिन किसी भी दशा में आप देखेंगे बंधकदार को जो बंधक संपत्ति है उसे प्राप्त कर लेने का हक, ये वो विक्रय के तौर पर उसके पास पहुंच जाए, इस प्रकार का कोई अधिकार धारा 67 में नहीं आएगा। क्यों? एक बार बंधक सदैव बंधक। बंधकदार को सिर्फ वही अधिकार हासिल हो सकते हैं जो बंधकदार के अधिकार के तौर पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 67 इसमें वर्णित है। ये जो गलतफहमी हम लोगों में सशर्त विक्रय द्वारा बंधक या अंग्रेजी बंधक के विषय पर रहती है कि वे क्या अगर नियत तिथि को बंधक धन का भुगतान न हो तो बंधक विक्रय में परिवर्तित हो जाएगा, इस प्रकार की जो बात हम लोगों के दिमाग में रहती वो पूर्णतः गलत है। पूर्णतः वैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धांत है एक बार बंधक सदैव बंधक। जब बंधक हो गया एक बार तो वो हमेशा और हमेशा बंधक ही रहेगा। आपको पूरी सारे प्रिंसिपल्स एक साथ देखने चाहिए, और चूंकि आप एक साथ सारे प्रिंसिपल्स को नहीं देखते इसलिए गलतफहमियां ये उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। आपके मन में पता नहीं ये बात कहां से आना शुरू हो जाती। और एज अ टीचर जब भी हमने क्लास ली है, जब भी हमने वाइवा लिया, तब ये चीज हमने खूब देखी है। जैसे ही पूछो कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, दृश्यता विक्रय किया गया है और नियत तिथि को बंधक धन का भुगतान देने में व्यतिक्रम ये किया गया है, बंधककर्ता द्वारा व्यतिक्रम किया गया, यानी नियत तिथि को उसने बंधक धन का भुगतान नहीं किया है। बंधकदार को क्या हक ये मिलेगा? आप धारा 67 का उल्लेख करने के बजाय तुरंत उत्तर देते हैं कि उसमें तो बंधक विलेख में लिखा ही है कि अगर नियत तिथि को बंधक धन का भुगतान, नियत तिथि को या उससे पूर्व अगर बंधक धन का भुगतान नहीं होगा तो विक्रय आतंकिक हो जाएगा।
ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक को पढ़ेंगे तो आप बंधक की जनरल डेफिनेशन उसी के अधीन, और बंधक की जनरल डेफिनेशन वही कहती है कि बंधक क्या है, बंधक संपत्ति में से किसी एक हित का अंतरण। और जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 13 उसे पढ़ रहे हैं, धारा 13 कहती है कि सम्मति ये क्या है, जब एक बात पर एक भाव में दो पक्ष सहमत होते हैं तो वे सम्मत हुए, ये कहा जाता है। उनमें कंसेंट ये आई है, एक बात पर एक भाव में एग्री हो, तब वे उस बात के प्रति अपनी सम्मति अर्थात कंसेंट ये देते, ये माना जाएगा। तो जब बंधक के लिए बंधककर्ता और बंधकदार सम्मत हुए थे, बंधककर्ता और बंधकदार में जो एग्रीमेंट हुआ था वो काहे के लिए हुआ था, वो तो बंधक के लिए हुआ था, तो विक्रय कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता। यही अंग्रेजी बंधक, उसमें ऑथेंटिक एब्सोल्यूट विक्रय किया गया है, यह दिखाया जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट विक्रय मान तो नहीं सकते। जो कुछ मिलेगा वो धारा 67 में बंधकदार का अधिकार यही मिल सकता है, बंधक का स्वरूप वही हो। ये तो बंधक करने का तरीका ये है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक या अंग्रेजी बंधक, वो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, वो सादा बंधक, वो भोग बंधक, ये भी हो सकते हैं, वो विलक्षण बंधक, ये भी हो सकता है। ये तो सारे के सारे बंधक करने के तरीके, बस यही है, इसके अलावा क्या है। तो जो बंधक करने के ये तरीके हैं, तो जो कुछ हासिल होगा वो तो बंधककर्ता का अधिकार या बंधकदार का अधिकार, यही तो हासिल होगा। ये विक्रय ये कैसे मान लिया जाएगा? आप विक्रय करो तो क्रेता और विक्रेता इसके अधिकार और दायित्व यही तो हासिल करोगे। आप क्रेता या विक्रेता इससे अलग पट्टाकर्ता या पट्टेदार या दाता या आदाता इसके अधिकार हासिल कर लो, ये संभव कैसे है? ये कैसे हो जाएगा? इसलिए ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। और फिर एक बात दिमाग में और रखनी चाहिए कि जब प्रिंसिपल ये है कि एक बार बंधक सदैव बंधक, किसमें है? नोक्स बनाम राइस। और नोक्स बनाम राइस के इस प्रिंसिपल को हमारे उच्चतम न्यायालय ने मान्यता ये दे दी। तो जब ये प्रिंसिपल आ गया कि एक बार बंधक सदैव बंधक, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल, ये होगा ही कैसे कि बंधक विक्रय में ये परिवर्तित हो जाए? ये तो असंभव बात है, ये हो ही नहीं सकता। और जब ये हो ही नहीं सकता तो जो बंधक की संविदा है, तो आप बंधककर्ता और बंधकदार के अधिकार यही हासिल करेंगे, बंधककर्ता और बंधकदार के कर्तव्यों के अधीन यही आएंगे। बंधककर्ता के अधिकार ये हमने देख लिए, 60 से लेकर और 65A तक उसके अधिकारों का वर्णन ये मिला है हमें। 66 में उसका कर्तव्य ये वर्णित हुआ है कि वो प्रतिभूत को अपर्याप्त सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी जो बंधक धन के रीपेमेंट के लिए उसने दी है, और सिक्योरिटी है कौन सी? बंधक संपत्ति में के एक हित का अंतरण। तो बंधक संपत्ति में आप इस प्रकार का डेरोगेशन, बंधक संपत्ति को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम कि वह बंधक धन से 1/3 ज्यादा न रहे, ऐसा आप नहीं कर सकते। हां, वो अपने आप क्षय, अपने आप उसका नाश हो, इसके लिए आप उत्तरदायी नहीं है। ये हम लोगों ने देखा था धारा 66 में, और धारा 66 का एक अर्थ ये भी निकला था कि इसका मतलब ये हुआ कि बंधककर्ता इस सीमा तक बंधक संपत्ति को नुकसान ये भी पहुंचा सकता है जिस सीमा तक जो प्रतिभूति है, बंधक संपत्ति है, वो 1/3
ज्यादा बंधक धन की अपेक्षा बनी रहे। वो 2/3 ज्यादा थी, 1/3 उसने नुकसान कर दिया, फिर भी 1/3 ज्यादा ये तो बनी हुई है। और जब 1/3 ज्यादा बनी हुई है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। और निर्माण है बंधक संपत्ति, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए कि वो बंधक धन से आधा, ये अधिक होना चाहिए। ये हम लोगों ने धारा 66 में देखा था, ये दायित्व था बंधककर्ता का। अब बंधकदार का अधिकार, बंधकदार के अधिकार के बारे में कह रहा है कि तत्प्रतिकूल संविदा न हो, तो बंधकदार को यह अधिकार है कि बंधक धन के अपने को शोध हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए डिग्री दी जाने से या बंधक धन चुकाए जाने से या यथा एतस्मिन् पश्चात उपबंधित तौर पर निक्षिप्त किए जाने से पहले किसी भी समय वह न्यायालय से ये डिग्री कि बंधक करता उस संपत्ति का मोचन करने के अपने अधिकार से आत्यंतिक रूप से विवर्जित होगा, या वह डिग्री, ये डिग्री की संपत्ति बेच दी जाए, अभी प्राप्त कर ले, तो प्रतिकूल संविदा ना हो। यानी धारा 67 शुरू होते ही जो कुछ बता रही है वो ये बता रही है कि बंधक करता, ठीक है, इसके मोचन के अधिकार के प्रयोग से पहले अगर उसने मोचन के अधिकार का प्रयोग कर लिया तो बंधकदार ये अधिकार जो धारा 67 उसे दे रही है इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। धारा 67 में वर्णित अधिकार जो बंधकदार का है पूर्वबंध या विक्रय का, उसका प्रयोग ये बंधकदार कब करेगा, धारा 67 बिगिनिंग वर्ड्स के साथ यही बता रही है। और धारा 67 बिगिनिंग वर्ड्स के साथ ये बता रही है कि अगर बंधक धन शोध हो गया, बंधक धन के शोध हो जाने के पश्चात तब ये बंधकदार को अधिकार होगा। और धारा 60 में मोचन का अधिकार जो बंधककर्ता का था वो भी बंधक धन के शोध हो जाने के पश्चात यही मिला था बंधककर्ता को। इसका मतलब यह हुआ कि बंधककर्ता का मोचन का अधिकार हो या बंधकदार का पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार हो, ये दोनों ही अधिकार तब पैदा होते हैं जबकि बंधक धन ड्यू हो जाता है, बंधक धन शोध हो जाता है। उससे पहले ये अधिकार किसी को भी नहीं मिलते, न बंधककर्ता को न बंधकदार को। लेकिन यह बात किसके, तत्प्रतिकूल संविदा, इसके अधीन रहेगी। यानी बंधककर्ता और बंधकदार परस्पर यह संविदा कर भी सकते हैं कि बंधक धन शोध होने के पूर्व भी बंधक धन का भुगतान करके मोचन के अधिकार का प्रयोग यह किया जा सकता है, या बंधकदार, ठीक है, पूर्वबंध या विक्रय कहता कि तत्कुल संविदा न हो तो बंधकदार को यह अधिकार है कि बंधक धन के अपने को शोध हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए डिग्री दी जाने से बंधकदार अपने इस अधिकार का प्रयोग कब करेगा, जबकि बंधक धन शोध हो चुका है और मोचन के लिए कोई डिग्री ये नहीं दी गई। यानी बंधक धन शोध हो चुका है, ना तो बंधककर्ता ने बंधक धन चुकाया है और ना मोचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायालय से कोई आवेदन ये किया है। धारा 60 में हम लोग देख चुके, न्यायालय से मोचन के अधिकार इसको मांगेगा कब बंधककर्ता, जब या तो बंधक धन का परिधान कर देगा या निविदान कर देगा या न्यायालय में निक्षिप्त ये कर देगा। न्यायालय में निक्षिप्त यानी डिपॉजिट, इसे करने के लिए सेक्शन कौन सा है, 83 अभी आएगा देखेंगे। सेक्शन 83 है जिसके अंतर्गत बंधककर्ता को यह हक है कि वो क्या कर सकता है, बंधक धन न्यायालय में डिपॉजिट कर सकता है और मोचन के अधिकार का प्रयोग ये कर सकता है। लेकिन बंधककर्ता के लिए यह आवश्यक चीज है कि अगर वो मोचन के अधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो उसे बंधक धन डिपॉजिट करना ही होगा या उसका निविदान या परिधान ये करना होगा। यही यहां लिखा है कि तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो बंधकदार को यह अधिकार है कि बंधक धन के अपने को शोध हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन की डिग्री दी जाने से या बंधक धन चुकाए जाने से
या यथा एतस्मिन पश्चात, एतस्मिन पश्चात क्यों लिखा है? क्योंकि 83 67 के बाद आएगा और धन को डिपॉजिट करने का हक 83 में मिला है, तभी उसने लिखा है यथा एतस्मिन पश्चात, उपबंधित तौर पर निक्षिप्त किए जाने से पहले। किसी भी समय वह न्यायालय से यह डिग्री कि बंधककर्ता उस संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से आत्यंतिक रूप से विवर्जित होगा, या यह डिग्री की वह संपत्ति बेच दी जाए, अभी प्राप्त कर ले। बंधकदार तक प्रतिकूल संविदा यह भी कर सकता है कि बंधक धन ड्यू हो जाए तो भी हम अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। मोचन के अधिकार पर कोई प्रतिबंध यह नहीं हो सकता। अगर बंधक विलेख में ऐसा कुछ लिखा है कि बंधककर्ता अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, तो वह शर्त शून्य है। लेकिन बंधकदार ये संविदा कर सकता है बंधककर्ता से कि वह अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग, अपने उस अधिकार का प्रयोग जो धारा 67 से उसे मिलेगा, उसका प्रयोग तब भी नहीं करेगा जबकि बंधक धन शोध हो गया है। ये वो संविदा कर सकता है क्योंकि कानून बंधककर्ता के पक्ष में है, कानून बंधकदार के पक्ष में नहीं है। वहां यह नहीं लिखा था कि प्रतिकूल संविदा हो तो मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं होगा। धारा 60 मोचन का अधिकार अप्रतिबंधित रूप से बंधककर्ता को देती है। मोचन के अधिकार के विरुद्ध कोई प्रतिबंध किसी भी संविदा से नहीं लग सकता। अगर लगाया गया है तो संविदा शून्य है जो मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। हम लोगों ने यहां तक देखा था कि अगर बंधककर्ता और बंधकदार ऐसी संविदा भी करते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए बंधककर्ता के मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध यह लगाती थी, तो भी उस संविदा को शून्य यह माना गया था और न्यायालय ने कहा था यह इंप्लाइडली विवक्षित तौर पर बंधककर्ता के मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध यही है और बंधककर्ता के मोचन के अधिकार पर कोई प्रतिबंध किसी भी ढंग का यह नहीं होगा। लेकिन जहां तक बंधकदार का सवाल है तो बंधकदार का वो हक जो उसे धारा 67 से मिल रहा है वो तक प्रतिकूल संविदा के अधीन है। यानी धारा 67 का हक बंधककर्ता और बंधकदार ये छोड़ भी सकते हैं। बंधककर्ता का तो सवाल ही नहीं क्योंकि धारा 67 का अधिकार बंधककर्ता का तो है नहीं, वो तो बंधकदार का है। यदि बंधकदार धारा 67 द्वारा प्रदत्त अधिकार के विरोध में चाहे तो बंधककर्ता से संविदा कर ले, लेकिन अगर वो कोई ऐसी संविदा नहीं करता जो धारा 67 में दिए गए उसके अधिकार के विरोध में हो तो धारा 67 उसे क्या अधिकार दे रही है ये देखने लायक है। और तब धारा 67 उसे जो अधिकार दे रही वो क्या है? इस ढंग की डिग्री न्यायालय से प्राप्त कर लेने का अधिकार कि बंधककर्ता अब कभी अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग ये नहीं करेगा और बस इसी को पूर्वबंध की डिग्री ये कहा जाता है। ऐसी डिग्री कि अब वो कभी अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, ये डिग्री प्राप्त कर ले और या फिर ये डिग्री प्राप्त कर ले कि बंधक संपत्ति बेच दी जाए और जो सेल प्रोसीड्स आएंगे, जो विक्रय के आगम आएंगे, जिन्हें अंग्रेजी में सेल प्रोसीड ये कहा जाएगा, उन विक्रय के आगमों, उन सेल प्रोसीड्स का उपयोग ये बंधक संपत्ति को चुकाने में, बंधक धन को चुकाने में उपयोग कर ले, ये हक बंधकदार को ये मिलेगा। इन दोनों डिग्रियों में से कोई एक डिग्री
या तो ये डिग्री कि बंधककर्ता अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग अब कभी नहीं करेगा, या तो ये न्यायालय से प्राप्त कर ले, और या फिर ये प्राप्त कर ले कि बंधक संपत्ति का विक्रय ये करा दिया जाए, और विक्रय के आगम सेल प्रोसीड ये बंधक धन की अदायगी में विनियोजित इन्वेस्ट ये कर दिया जाए। एक प्रकार की डिग्री, एक प्रकार की डिग्री तो न कहें, बल्कि एक प्रकार का अनुतोष बंधकदार को और मिलेगा। अभी हम लोग जब धारा 67 पढ़ेंगे तब, और वो होगा कि बंधकदार कुछ विशेष बंधकों की दशा में रिसीवर इसका अपॉइंटमेंट करवा ले। और रिसीवर कौन होता है ये हम लोगों को सीपीसी में पता है। आदेश 40 रिसीवर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान ये करता है। रिसीवर एक ऐसा व्यक्ति है जो न्यायालय अपनी शक्ति से संपत्ति के संबंध में नियुक्त करता है, और उसकी शक्तियां कानून में दी रहती हैं कि वो ये काम कर सकेगा, और उनमें संपत्ति का प्रबंध ये शामिल है। तो संपत्ति से उद्भूत होने वाली आय वो क्या बंधकदार को चुकाता रहेगा, और जब बंधक धन का भुगतान ये पूरा हो जाएगा तो बात खत्म हो गई। तो धारा 67 इस प्रकार के अधिकार को भी देने की बात ये करेगी, लेकिन ये अधिकार कुछ विशेष बंधकों की दशा में ही बंधकदार को मिलेगा। धारा 67 जिस अधिकार को बंधकदार को दे रही उसका प्रयोग ये कब होगा? बंधक धन के शोध होने के पश्चात। जैसे ही बंधककर्ता का मोचन का अधिकार ये पैदा होगा, वैसे ही बंधकदार का पूर्वबंध और विक्रय इसका अधिकार पैदा होगा। लेकिन अगर बंधककर्ता ने मोचन का वाद ये प्रस्तुत कर दिया है, मोचन का वाद प्रस्तुत करने के लिए वो किस कानून का सहारा लेगा? सीपीसी आदेश 34। अगर उसने मोचन का वाद प्रस्तुत कर दिया है तो धारा 67 में वर्णित बंधकदार का अधिकार ये स्थगित हो जाएगा, फिर बंधकदार इसका प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि धारा 67 के ओपनिंग वर्ड्स वही ये कह रहे हैं कि बंधकदार इस अधिकार का प्रयोग केवल तब कर सकता है जब बंधक धन शोध हो गया है और बंधककर्ता ने मोचन का वाद ये प्रस्तुत नहीं किया, या बंधक धन का भुगतान ये नहीं किया है, या एतस्मिन् पश्चात यथा उपबंधित तरीके से, जो इसके बाद उपबंधित तरीका है उस तरीके से न्यायालय में निक्षिप्त अर्थात कोर्ट में डिपॉजिट ये नहीं किया है। इन तीनों कामों में से उसने कुछ नहीं किया और बंधक धन शोध हो गया है, तो बंधकदार को हक है कि वह न्यायालय से या तो इस आशय की डिग्री कि बंधक करता अब अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सदैव के लिए रोक दिया जाए, वो अब कभी अपने मोचन के अधिकार का प्रयोग न करे, इस धन की डिग्री या बंधक संपत्ति के विक्रय की डिग्री ये प्राप्त कर ले। ये दोनों अधिकार उसे प्राप्त होंगे। फिर कहता है ये डिग्री अभिप्राप्त करने के लिए तो वाद कि बंधक करता बंधक संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से आतंकिक रूप से विवर्जित होगा, पूर्वबंध वाद कहलाएगा। ये आपको अभी हमने बताया है कि बस इसी को पूर्वबंध कहते हैं। आपसे एग्जामों में खूब पूछा जाता है कि पूर्वबंध वाद ये क्या होता है, और फिर आप अपनी मर्जी से खूब उत्तर देते हैं। कानून में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, और आपकी ही नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसकी भी मर्जी नहीं चलेगी। स्पष्ट बंटवारा है, सुप्रीम कोर्ट को भी वही कानून मानना होगा जो इन बेयर एक्ट में विधायिका ने अधिनियमित किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का भी कोई डिसीजन है और वो एक्ट के खिलाफ है तो वो लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये कह दें कि जो कत्ल करेगा उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा,
तो कल से मिलना शुरू नहीं हो जाएगा। इसलिए जनता में ये जो गलतफहमी रहती है और जो आप में भी रहती है कि सब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट जब कानून के मुताबिक कहेगा तभी वो लागू होगा। यद्यपि ये ठीक है कि वे कानून के खिलाफ कहते ही नहीं है, लेकिन अगर कहेंगे तो लागू नहीं होगा। इसलिए कोई लॉ टीचर हो, कोई कानून का विद्यार्थी हो, वो कोई भी हो, कोई वकील साहब हो, अगर बेर के अगेंस्ट जाकर कोई व्याख्या कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इसलिए अगर आपसे एग्जाम में सवाल हुआ है कि पुरोबंधवाद क्या है, फोरक्लोजर, इसका सूट, ये क्या चीज है, तो आप वही बताएंगे जो धारा 67 पुरोबंधवाद को बता रही है। और वो कहती है कि ऐसी डिग्री प्राप्त करने के लिए किया गया मुकदमा जो बंधककर्ता को उसके मोचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सदैव रोक देगी, हमेशा के लिए रोक देगी। बस इसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए जो मुकदमा किया जाएगा उसी को पुरोबंधवाद ये कहा जाएगा। लेकिन ये खूब समझ लें, पुरोबंधवाद प्रस्तुत कर देने मात्र से बंधककर्ता अपने मोचन के अधिकार के प्रयोग से विवर्जित या रुक ये नहीं जाता। ये ठीक है कि बंधकदार को यह हक आ गया, जबकि बंधक धन ड्यू हो चुका है और बंधककर्ता ने बंधक धन नहीं दिया है, तो उसे यह हक मिल गया कि वो पुरोबंधवाद प्रस्तुत कर दे या विक्रय का वाद ये प्रस्तुत कर दे। ये अधिकार उसे मिल गया, ये सही है। लेकिन उसे अधिकार मिल जाने के कारण वह अनुतोष जो बंधककर्ता को मुकदमे के निर्णय से मिल सकता था, ठीक है, बंधककर्ता मुंह से निकल गया, वह अनुतोष जो बंधकदार को मुकदमे के निर्णय से मिल सकता था, वह मुकदमा प्रस्तुत करने मात्र से यह नहीं मिल सकता। आप फाइनल रिलीफ ये मांग रहे हैं, फाइनल रिलीफ, अंतिम अनुतोष आपने मुकदमे में क्या मांगा कि बंधककर्ता को उसके मोचन के अधिकार के प्रयोग से हमेशा के लिए रोक दिया जाए। ये आपकी फाइनल, ठीक है, रिलीफ ये है। तो ये फाइनल रिलीफ ये कब मिलेगी आपको? जब मुकदमे की कार्यवाही पूरी होकर मुकदमे में डिसीजन ये आ जाएगा। इससे पहले ये फाइनल रिलीफ ये आपको मिल जाए, ये अंतिम अनुतोष ये आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए बंधकदार ने पुरोबंधवाद ये प्रस्तुत कर दिया है, यह विक्रय का वाद ये प्रस्तुत कर दिया है। केवल इस आधार पर बंधककर्ता अपने मोचन के अधिकार के प्रयोग से रुक जाए, ऐसा कतई नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा करने की अनुमति दे दी जाए तो बंधककर्ता बंधक धन लिए लिए घूमेगा और बंधकदार बंधक धन लेगा नहीं और मोचन का वो पुरोबंधवाद या विक्रय का वाद ये प्रस्तुत कर देगा। भाई बंधककर्ता बंधक धन दे रहा है, आप ले नहीं रहे, क्योंकि बंधककर्ता के पास तीनों विकल्प हैं। वो मोचन के अधिकार के प्रयोग के लिए मोचन का वाद ये प्रस्तुत कर दे, या बंधक के मोचन, ठीक है, बंधक धन का रीपेमेंट आपको सीधे सीधे देकर फिर मोचन के अधिकार का प्रयोग करे, या कोर्ट में डिपॉजिट करे। उसने तरीका ये चुना कि आपको सीधे सीधे दे रहा है, आप ले ही नहीं रहे, और उसके विरुद्ध
पुरोबंधवाद या विक्रय का वाद ये प्रस्तुत कर दिया, अब वो अपने मोचन के अधिकार से रोक दिया जाए तो ये तो बंधककर्ता के साथ अन्याय होगा, और कानून तो बंधककर्ता के साथ खड़ा है। तो जब तक इस तथ्य की जांच न हो जाए कि वाकई उसमें बंधक धन शुद्ध होने के पश्चात आपके बंधक धन का भुगतान ये नहीं किया और करने को राजी भी नहीं है, तब तक आपको पूर्वबंध या विक्रय क्यों दे दिया जाए? भाई आपने बंधक काहे के लिए किया था? बंधक धन के प्रतिसंदाय को या बंधक धन की वापसी को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों से, तो आपको तो बंधक धन में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो पूर्वबंध विक्रय का बाद आपने प्रस्तुत कर दिया, इससे फर्क क्या पड़ा? अगर पूर्वबंध या विक्रय का बाद चलने के दौरान, पूर्वबंध या विक्रय की डिग्री हो जाने के उपरांत, या पूर्वबंध या विक्रय की डिग्री के निष्पादन से पहले ही बंधककर्ता आपको बंधक धन का भुगतान कर रहा है, तो आप अपना बंधक धन लीजिए, उसकी संपत्ति छोड़िए। आपने इसी के लिए तो बंधक किया था, तो आपके निश्चय की, आपके आशय की पूर्ति यह हो रही है। इसलिए नियम यह है कि भले ही धारा 67 में वर्णित जो अधिकार है बंधकदार का, उस अधिकार के पैदा हो जाने के आधार पर बंधकदार ने पूर्वबंध या विक्रय के लिए मुकदमा यह प्रस्तुत कर दिया हो, लेकिन मुकदमे के प्रस्तुतिकरण के मात्र से यह मुकदमे के प्रस्तुतिकरण के तथ्य इसके अस्तित्व में आ जाने के कारण ही बंधककर्ता अपने मोचन के अधिकार के प्रयोग से रोक दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि स्थिति यह है कि बंधकदार ने अगर पूर्वबंध या विक्रय का बाद यह प्रस्तुत कर दिया है और डिग्री भी हो गई पूर्वबंध और विक्रय की, लेकिन उस डिग्री का निष्पादन नहीं हुआ, इस बीच भी अगर बंधककर्ता बंधक धन की अदायगी कर देगा तो बंधक संपत्ति मुक्त घोषित की जाएगी, क्योंकि आपने किया ही इसीलिए था। पूर्वबंध या विक्रय का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार आना यह अलग बात है, और उसके मोचन के अधिकार का समाप्त हो जाना यह बिल्कुल अलग बात है। पूर्वबंध का वाद उसने प्रस्तुत कर दिया, डिग्री तो पारित हो कि वो रोक दिया गया हमेशा के लिए बंधक का मोचन कराने से। अगर डिग्री नहीं हुई, वाद प्रस्तुत हो गया, चल रहा है मुकदमा, तो वो बीच में आ गया, मोचन कराएगा तो होगा, क्योंकि मुकदमे में रिलीफ, अनुतोष, अंतिम ये तो नहीं मिल गया आपको, अंतिम अनुतोष मिल जाए, ये डिग्री पारित हो जाए, उसका एग्जीक्यूशन हो जाए, सारी चीजें हो जाए, अब ठीक है, अब कोई बात ही नहीं, अब तो खत्म ही हो गई बात। लेकिन उससे पहले बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कहता है यह डिग्री अभिप्राप्त करने के लिए वाद कि बंधककर्ता बंधक संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से आत्यंतिक रूप से विवर्जित होगा, पूर्वबंधवाद कहलाता है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ सूट ऑफ फोरक्लोजर। ठीक है, ये डेफिनेशन है। फिर कहता है इस धारा की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह सशर्त विक्रय वाले बंधकदार से भिन्न या ऐसे विलक्षण बंधक वाले बंधकदार से भिन्न जिसके निबंधन द्वारा वह पूर्वबंध कराने का हकदार है, किसी बंधकदार को पूर्वबंधवाद संस्थित करने या किसी भोग बंधकदार को अपनी वैसी हैसियत में या सशर्त विक्रय वाले किसी बंधकदार को अपनी जैसी हैसियत में विक्रय के लिए वाद संस्थित करने को अधिकृत करती है। अब धारा 67 ने यह बताना शुरू किया है कि पूर्वबंधवाद संस्थित करने का हक ये किसे किसे है, और विक्रय का वाद संस्थित करने का हक ये किसे किसे है। दोनों अधिकार एक साथ ये बंधकदार को मिल जाए ऐसा नहीं होगा।
या तो पूर्वबंधवाद ये संस्कृत करने का हक ये मिलेगा आपको, या तो सूट ऑफ फोर क्लोजर ये आप प्रस्तुत कर पाएंगे और पूर्वबंध की डिग्री ये प्राप्त करेंगे, और यह विक्रय इसकी डिग्री, दो में से एक मिलेगी। किन बंधकदारों को पूर्वबंधवाद प्रस्तुत करने का हक है? तो कहता है इस धारा की किसी भी बात से यह न समझा जाएगा कि सशर्त विक्रय वाले बंधकदार से भिन्न या ऐसे विलक्षण बंधक वाले बंधकदार से भिन्न जिसके निबंधन द्वारा वह पूर्वबंध कराने का हकदार है। किसी बंधकदार को पूर्वबंधवाद संस्कृत करने, ठीक है, या के बाद छोड़ दें आप करने, ठीक है, इसका करने को प्राधिकृत करने वाली ये धारा नहीं समझी जाएगी, ऐसे पढ़ा जाएगी इसे, ठीक है। कहता किसी बंधकदार को पूर्वबंधवाद संस्कृत करने या किसी भोग बंधकदार को अपनी वैसी हैसियत में, या सशर्त विक्रय वाले किसी बंधकदार को अपनी वैसी हैसियत में विक्रय के लिए बात संस्कृत करने को प्राधिकृत करती है। इसका मतलब यह निकलेगा कि जो भोग बंधकदार है उसे तो कोई भी हक नहीं है, न वो पूर्वबंधवाद संस्कृत कर सकता है, न विक्रय का, दोनों ही नहीं, क्योंकि पूर्वबंधवाद इसे संस्कृत करने का हक दो बंधकदारों को मिला। एक वो बंधकदार जो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक किए जाने में बंधकदार के तौर पर वर्णित है, यानी सशर्त विक्रय द्वारा बंधक जिसके पक्ष में है उसे पूर्वबंधवाद संस्कृत करने का हक मिलेगा। दूसरा जो विलक्षण बंधकदार है, अब विलक्षण बंधक इसमें एक से ज्यादा बंधकों के लक्षण ये मिलते हैं, इसलिए विलक्षण बंधकदार के हक ये क्या होंगे ये सेक्शन 98 वो भी बताता है। विलक्षण बंधक जिस बंधकदार के पक्ष में है उस बंधकदार को वही हक प्राप्त होंगे जो विलक्षण बंधक की संविदा इसमें उल्लिखित है। तो विलक्षण बंधकदार अगर, ठीक है, इस ढंग की संविदा उसने बंधककर्ता से की है कि बंधक धन की अदायगी न होने की सूरत में वह पूर्वबंधवाद संस्कृत करेगा, तो उसे पूर्वबंधवाद संस्कृत करने का हक यह होगा। और दूसरा सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, इसमें पूर्वबंधवाद संस्कृत करने का हक यह बंधकदार को होगा। कानून पूर्वबंध यह संस्कृत करने का हक देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पूर्वबंधवाद में जो संपत्ति है बंधक उसके संबंध में मोचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सदैव हमेशा के लिए बंधककर्ता को रोका ये जा सकता है, और इस तरह व्यवहारिक तौर पर संपत्ति बंधकदार के पास ही पहुंच जाएगी और कम पैसे में पहुंच जाएगी, क्योंकि धारा 66 कह रही है हमेशा बंधक संपत्ति का मूल्य कम से कम 1/3 ज्यादा होगा, और निर्माण है तो कम से कम आधा ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए कानून इस पक्ष में नहीं है कि पूर्वबंधवाद संस्कृत करने का हक यह सामान्य अनुतोष के तौर पर बंधक के संव्यवहार में बंधकदार को मिले, इस पक्ष में नहीं है कानून। कानून इस पक्ष में है कि विक्रय का हक यह सामान्य अनुतोष के तौर पर बंधकदार को मिले, एक्सेप्शनली पूर्वबंधवाद संस्कृत करने का हक यह बंधकदार को होना चाहिए, क्योंकि विक्रय में कम से कम जो उसकी बाजारी कीमत है वो तो आएगी, और तुम अपने बंधक धन की अदायगी करने के बाद शेष पैसा बंधककर्ता को देने के लिए बाध्य, कम से कम इतना तो हो गए, यहां तो कम में चली जाएगी उसकी प्रॉपर्टी। इसलिए बंधक की दशा में सामान्य अनुतोष विक्रय है, सामान्य अनुतोष पूर्वबंधवाद नहीं है। पूर्वबंधवाद संस्कृत करने का हक केवल सशर्त विक्रय द्वारा जो बंधकदार है उसे है, और दूसरा जो विलक्षण बंधक, ठीक है, इसका बंधकदार है, अगर उसकी विलक्षण बंधक की संविदा में यह लिखा है कि बंधकदार को पूर्वबंध का अधिकार होगा तो होगा,
अदरवाइज अगर विलक्षण बंधक का बंधकदार विलक्षण बंधक की संविदा में इस प्रकार का अधिकार नहीं रखता तो उसे भी नहीं होगा। विलक्षण बंधकदार पूर्व बंध का बाद संशोधित करने का हक रखता है या नहीं, इसका निर्णय विलक्षण बंधक करने के लिए जो संविदा की गई है उसके आधार पर किया जाएगा। उसमें अगर बंधकदार के अधिकार के तौर पर पूर्व बंध बाद संशोधित करने का अधिकार ये वर्णित होगा तो वो संशोधित कर सकेगा, अन्यथा नहीं। हाँ, सशर्त विक्रय द्वारा जो बंधक है इसमें सामान्य अनुतोष पूर्व बंधवाद होगा। और भोग बंधकदार इसे ना तो पूर्व बंधवाद संशोधित करेगा ये और ना विक्रय का। क्यों? क्योंकि भोग बंधकदार को पहले ही कहा गया कि आपको जो बंधक संपत्ति दी जा रही इसी से आप अपने बंधक धन अर्थात मूलधन प्लस ब्याज दोनों की अदायगी ये करेंगे। इसी संपत्ति के लाभ ये आप तब तक लेते रहेंगे जब तक मूलधन प्लस ब्याज दोनों की अदायगी न हो जाए। इसलिए भोग बंधकदार को ऐसी कोई रियायत ये नहीं है कि वो पूर्व बंधवाद या विक्रय का वाद ये संशोधित करे, वो दोनों ही नहीं कर सकता। और शेष जो बंधकदार है यानी सादा बंधकदार, अंग्रेजी बंधक का बंधकदार या हक विलेखों के निक्षेप का बंधकदार और या फिर विलक्षण बंधकदार जिसकी बंधक की संविदा में यह लिखा है कि बंधकदार को पूर्व बंधवाद नहीं बल्कि विक्रय का वाद संशोधित करने का हक होगा, उसे इन सबको विक्रय का वाद संशोधित करने का हक ये है। पूर्व बंधवाद संशोधित करने का हक सिर्फ दो बंधकदारों को। ऐसा विलक्षण बंधकदार जिसकी बंधक की संविदा ये कहती है कि उसे पूर्व बंधवाद संशोधित करने का हक होगा, और या फिर सशर्त विक्रय द्वारा बंधक का बंधकदार। दो ही केवल, इसके अलावा कोई नहीं। आपसे एग्जामों में यह भी खूब पूछा जाता है, इस पर खूब अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बनते हैं कि अमुक बंधकदार को विक्रय का हक होगा या पूर्व बंध का। और हमेशा डिग्लॉट से पढ़ना चाहिए ताकि आपको शब्दों के अर्थ खूब समझ में आए। डिग्लॉट के बिना ये काम नहीं चलता। आपके भ्रम ये जरूर होते हैं कि आपको अंग्रेजी में बेहतर समझ में आता है, कतई नहीं आता। संविदा इसे कॉन्ट्रैक्ट कह दिया तो क्या समझ लिया आपने? ये कॉन्ट्रैक्ट को संविदा कह दिया तो क्या समझ लिया आपने? वो तो संविदा निर्मित कैसे होती है इसी से पता लगेगा। और हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे प्रस्ताव कहो तो समझ में ना आए और प्रपोजल कहो तो समझ में आए? लंदन के साउथ एक्स के इलाके में तो पैदा नहीं हुए आप। इनफैक्ट ये समस्या आपकी ये है कि आपको कॉन्सेप्शन ये नहीं है कानून का। आपको कॉन्सेप्शन जब हो जाएगा तो भाषा तो दिक्कत है ही नहीं। और भाषा हिंदी से बेहतर कैसे हो सकती है? कोई नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन कॉन्सेप्शन न होने के कारण आपको शब्दों के मतलब ये समझ में नहीं आते और आपको लगता है भाषाई दिक्कत के कारण ऐसा हो रहा है। होता ये कि आपने अंग्रेजी के शब्द सुन से रखे होते हैं, इसलिए आपको भ्रम होना शुरू हो जाता है। पढ़ना डिग्लॉट से चाहिए। डिग्लॉट से आप पढ़ेंगे तो सारे शब्दों के अर्थ हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपके ध्यान में आएंगे। आपसे खूब अल्टरनेटिव पूछा जाता है कि अंग्रेजी बंधक इसका बंधकदार है, इसका हक क्या है? ठीक है, इसका हक क्या है? विक्रय। ये विक्रय कराने का हक रखता है। भोग बंधकदार इसे क्या हक है? इसे कोई हक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये हक रखता है, ना विक्रय करा सकता है, ना सूट ऑफ फोरक्लोजर पूर्व बंधवाद ये प्रस्तुत ये भी नहीं कर सकता। ये केवल और केवल संपत्ति के जो लाभ हैं उनसे बंधक धन की अदायगी इसे कर लेने का हक ये रखता है। आखिर बंधक एक ही हित का अंतरण यही तो है।
तो भोग बंधकदार को दो हित कैसे अंतरित हो जाएंगे कि वो सूट ऑफ फोरक्लोजर ये भी फाइल कर ले, विक्रय ये भी मांग ले और साहब वो भी कर ले, ऐसा कैसे हो जाएगा? बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी एक हित का अंतरण है तो एक ही हित तो मिलेगा। तो भोग बंधकदार को दोनों में से कुछ नहीं। विलक्षण बंधकदार इसे क्या मिलेगा? इसका बंधक विलेख जो बताता होगा वो मिलेगा, विक्रय बताता होगा विक्रय मिलेगा, पुरोबंध बताता होगा पुरोबंध मिलेगा। जो अनुतोष उस विलेख में वर्णित हो वो मिलेगा। रिसीवर का अपॉइंटमेंट ये वर्णित हो, रिसीवर का अपॉइंटमेंट होगा जो वर्णित हो। हां, सशर्त विक्रय द्वारा जो बंधकदार है इसे पुरोबंधवाद ये मिलेगा। ठीक है, इट इज द क्वेश्चन विच इज फ्रीक्वेंटली, ठीक है, आस्क्ड विद यू, ये आपसे खूब पूछा जाता है, इसलिए इसको देख लेना चाहिए कि किस बंधकदार को क्या अनुतोष ये प्राप्त होंगे। कहता है उस बंधककर्ता को, ऊपर वाली बात तो का के साथ भी पढ़ी जाएगी और खा के साथ भी, कि ऊपर वाली बात क्या कि इस धारा की किसी भी बात से यह न समझा जाएगा कि ये काखंड के साथ भी पढ़ी गई और आप खाखंड के साथ भी पढ़ी जाएगी, कि उस बंधककर्ता को जो बंधकदार के अधिकार उसके न्यासधारी या विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से धारित करता है और जो संपत्ति के विक्रय के लिए बाध ला सकता है, पूर्व बंधवाद संचित करने को प्राधिकृत करती है। कहता उस बंधककर्ता को जो बंधकदार के अधिकार उसके न्यासधारी या विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से धारित करता है। अंग्रेजी देखते हैं क्या कहता है कि टू ऑथोराइज ए मोर्टगेजर हु होल्ड्स द मोर्टगेज राइट्स as his trustee or legal representative and who may sue for a sale of the property to institute a suit for foreclosure। यानी वो व्यक्ति जो न्यासधारी है किसी व्यक्ति के लिए या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये शब्द हम लोगों ने सीपीसी में देखा था। लीगल रिप्रेजेंटेटिव तीन तरह के माने थे उन्होंने कहा था वो व्यक्ति जो मृतक की संपदा का विधि में प्रतिनिधित्व करते हैं वो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा उन्होंने कहा था कि वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा था जब किसी पर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सूट लाया जाता है या कोई किसी पर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सूट लाता है तो वो जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसकी, ठीक है, वे लीगल रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे। इस तरह की डेफिनेशन धारा 3, मेरे ख्याल 3 ही है, नहीं 2 धारा 2 सीपीसी उसमें दी गई। ठीक है, तो अगर आप किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसी के बंधकदार भी हैं, आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं उसके और आप, ठीक है, उसके बंधकदार भी हैं, या फिर आप किसी के लिए ट्रस्टी भी हैं और उसी के लिए बंधकदार भी हैं, दोनों हैसियतें आपकी, दोनों हैसियत आप धारण करता है और बंधकदार की हैसियत से आप प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों हैसियत आपकी हैं, आप उसके लिए बंधकदार भी हैं बंधककर्ता के लिए और आप उसके लिए, ठीक है, ट्रस्टी ये भी है, आप उसके लिए बंधकदार भी हैं और आप उसके लिए विधिक प्रतिनिधि ये भी हैं, दोनों। ठीक है, उस बंधककर्ता को, इधर हिंदी गलत लिखी हुई है, ठीक है, अंग्रेजी देखेंगे और जब हिंदी टेस्ट गलत हो तो हमेशा अंग्रेजी टेस्ट ये देखा जाएगा क्योंकि अंग्रेजी टेस्ट स्टैंडर्ड माना जाएगा। एग्जाम में भी आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो अंग्रेजी क्वेश्चन जरूर पढ़िए क्योंकि स्टैंडर्ड वही माना जाएगा। हिंदी में अगर गलत लिखा है तो इंस्टीट्यूट हमेशा अंग्रेजी में सही माना जाएगा, यही पेपर की स्थिति है। तो इधर देखना पड़ेगा, कहता टू ऑथोराइज ए मोर्टगेजर हु होल्ड्स द मोर्टगेज राइट्स एज हिज ट्रस्टी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड हु मे सू फॉर ए सेल ऑफ द प्रॉपर्टी टू इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर फोरक्लोजर। ठीक है, अगर
कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जो बंधकदार के अधिकार हैं इनको ट्रस्टी या विधिक प्रतिनिधि इसके नाते धारण कर रहा है, तो उसे पूर्वबंधवाद नहीं बल्कि विक्रय का वाद संचित करने का ही हक होगा। पूर्वबंधवाद संचित नहीं करेगा। कहता है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे बंधकदार को जो ट्रस्टी की हैसियत से या विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से बंधक संपत्ति को धारित करता है, उसे पूर्वबंधवाद संचित करने को प्राधिकृत करती है। यह धारा की ऐसी कोई बात नहीं समझी जाएगी। कहता है टू ऑथोराइज द मोर्टगेजर हु होल्ड्स द मोर्टगेज राइट्स एज हिज ट्रस्टी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड हु मे सू फॉर ए सेल ऑफ द प्रॉपर्टी टू इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर फोरक्लोजर। यानी भले ही उसके पक्ष में सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, फिर भी वो क्या करेगा, सिर्फ विक्रय के लिए मुकदमा लाएगा अगर वो विलक्षण बंधक है उसके पक्ष में। ठीक है, और विलक्षण बंधक में ये लिखा हुआ है कि आप प्रॉपर्टी के सेल के लिए ला सकते हैं। ठीक है, सूट तो वो सेल के लिए ही सूट लाएगा, वो फोरक्लोजर के लिए सूट नहीं लाएगा। इसके अलावा कहता है टू ऑथोराइज द मोर्टगेज ऑफ ए रेलवे कैनाल और अदर वर्क in the maintenance of which the public are interested to institute a suit for foreclosure or sale। आप बंधकदार हैं किस संपत्ति के, रेल, आप बंधकदार किस संपत्ति के, नहर, या आप ऐसी किसी भी संपत्ति के बंधकदार हैं जिसमें जनता हितबद्ध है, जनता का हित है और आप उस संपत्ति के बंधकदार हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें, ठीक है, उधार रखने मतलब उधार लेने के लिए गिरवी और बंधक और ये सब कर देती है। बड़े बड़े भाई गवर्नमेंट भी उधार तो लेती ही है, उधार लेने की शक्तियां ये सरकार को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें भी दी गई है कि उधार लेने की शक्ति उसके पास है, वो उधार ले सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई निर्माण जिसमें जनता हितबद्ध है, वो बंधक के रूप में आपको अपने लोन के रीपेमेंट इसकी प्रतिभूति के तौर पर मिला हुआ है, ऐसा कोई भी संकर्म, ऐसा कोई भी निर्माण जिसमें जनता हितबद्ध है, वो उदाहरण उसने दो दिए, जैसे रेलवे जैसे नहर, दोनों में जनता हितबद्ध है। ऐसी किसी बंधक संपत्ति के आप बंधकदार हैं तो न तो आपको विक्रय मिलेगा और ना पूर्वबंध, दोनों ही नहीं मिलेंगे। कहता है रेल, नहर या अन्य ऐसे संकर्म के जिसके कायम रखने में जनता हितबद्ध है, बंधकदार को पूर्वबंध या विक्रय के लिए बात संचित करने को प्राधिकृत करती है। इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, न तो पूर्वबंध संचित करेंगे और ना विक्रय, दोनों ही नहीं। तो फिर बंधक धन की अदायगी कैसे होगी? तो बंधक धन की अदायगी होगी, अभी हम लोग देखेंगे 69 सेक्शन कौन सा आएगा, 69, और वहां बंधकदार को हक दिया है कि वो रिसीवर का अपॉइंटमेंट करा दिया। तो जब रिसीवर का अपॉइंटमेंट होगा तो रिसीवर वो व्यक्ति होगा जो बंधक संपत्ति के लाभों में से बंधक धन का भुगतान ये करेगा। पूर्वबंध और विक्रय दोनों नहीं होंगे, उन दशाओं में भी नहीं होंगे। ठीक है, जबकि ट्रस्टी या विधिक प्रतिनिधि, लेकिन उनमें बंधकदार को पूर्वबंध बाद लाने से रोका है, विक्रय का बाद लाने से नहीं रोका। ठीक है, विक्रय का बाद ला सकता है वो, लेकिन यहां दोनों ही नहीं लाएगा, ना पूर्वबंध ना विक्रय। ये भी खूब एग्जामों में पूछा जाता है कि रेल, नहर या ऐसा संकर्म जिसमें जनता हितबद्ध है उसके आप बंधकदार हैं, आपको पूर्वबंध संचित करने का हक है, विक्रय संचित करने का हक है, दोनों के लिए बात संचित करने का हक है, या दोनों में से कुछ भी नहीं, तो दोनों में से कुछ भी नहीं, आप रिसीवर ये अपॉइंट कराएं और उसके माध्यम से बंधक धन की अदायगी ये करें। क्योंकि इस धारा की कोई किसी बात से ये नहीं समझा जाएगा कि वाह और डैश लगा हुआ है, इसलिए वो का के साथ भी पढ़ी जाएगी, खा के साथ भी पढ़ी जाएगी, गा के साथ भी पढ़ी जाएगी और घा के साथ भी पढ़ी जाएगी।
घा क्या कहता है, बंधक धन के भाग मात्र में हितबद्ध व्यक्ति को बंधक संपत्ति के तत्सम भाग के संबंध में ही बात सूचित करने को प्राधिकृत करती है, जब तक कि बंधकदारों ने बंधककर्ता की सम्मति से बंधक के अधीन के अपने हितों को विभक्त न कर लिया हो। ठीक है, इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि ये लाइन घा के साथ भी पढ़ी जाएगी। ठीक है ना, और जब घा के साथ पढ़ी जाएगी तो स्थिति वही आ जाएगी जैसे बंधककर्ता की थी। कहां, धारा 60 में। वो केवल बंधक संपत्ति के भाग मात्र के लिए मोचन का अधिकार प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है ना, अगर कई सारे बंधककर्ता थे तो मान लीजिए एक बंधककर्ता के हिस्से में बंधक संपत्ति का 1/4 भाग है और वो बंधककर्ता चाहे कि केवल 1/4 भाग का मोचन ये हम करा लें, यानी बंधक धन का 1/4 हिस्सा दे देंगे और अपने भाग का मोचन करा लेंगे, ये नहीं हो सकता था। आपको पूरा मोचन कराना पड़ेगा। यही स्थिति यहां है। कहता बंधक धन के भाग मात्र में हितबद्ध व्यक्ति, बंधक धन के भाग मात्र में, यानी कई सारे बंधकदार हैं और एक बंधकदार केवल बंधक धन के भाग मात्र उसमें हितबद्ध है। कहता बंधक धन के भाग मात्र में हितबद्ध व्यक्ति को बंधक संपत्ति के तत्सम भाग के संबंध में ही, यानी जिसमें वो हितबद्ध है, केवल उसके संबंध में ही बात सूचित करने को प्राधिकृत करती है। इस धारा की किसी भी बात से ये नहीं समझा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पार्टली बंधक धन की अदायगी के लिए कोई आदमी, कोई न तो पूर्वबंध का न विक्रय का कोई बात सूचित नहीं होगा। पार्टली नहीं, पूरी बंधक संपत्ति या तो पूर्वबंध कराइए या विक्रय कराइए, जब तक कि बंधकदारों ने बंधककर्ता की सम्मति से बंधक के अधीन के अपने हितों को विभक्त न कर लिया हो। यह स्थिति आएगी कब, जब कई सारे बंधकदार होंगे, तभी तो बंधक धन के भाग मात्र में हितबद्ध कोई आदमी होगा। तो या तो वो ये करें कि बंधककर्ता के साथ कांटेक्ट करें और सारे बंधकदार अपने अपने भागों को विभक्त कर लें। बंधक धन में जो उनका हिस्सा है सब लोग अपना अलग अलग कर रहे हैं, तो क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से को अलग अलग कर लिया है, इसलिए वो अपने अपने भाग के लिए पूर्वबंध या विक्रय का बाद ये प्रस्तुत करें। और अगर ऐसा नहीं है, यानी उन्होंने बंधककर्ता के साथ मिलकर, अकेले नहीं, वो आपस में बैठकर अपना अपना भाग अलग कर लें, ये नहीं चलेगा, क्योंकि बंधककर्ता भी बंधक ये है। ठीक है, बंधक की संविदा में पार्टी है। ठीक है, सारे बंधकदार प्लस बंधककर्ता ये पार्टी है, इसलिए सारे बंधकदार मिलकर परस्पर ये कांटेक्ट कर ले कि वो बंधक धन का अमुक भाग आपको देते हैं, अमुक भाग आपको देते हैं, और फिर अपने अपने को दिए गए भाग के लिए पूर्वबंध या विक्रय ये संचित करें, ये नहीं होगा। वो बंधककर्ता के साथ मिलकर ये तय करें कि बंधक धन का डिवीजन उनके बीच तय हुए निबंधनों पर परस्पर कर लिया गया। अब सबका बंधक धन अलग अलग हो गया। अब ये लोग अपने अपने भाग का मोचन करा सकेंगे। अन्यथा इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि बंधक धन के भाग मात्र में हितबद्ध व्यक्ति को, ठीक है, पूर्वबंध या विक्रय का बाद अपने भाग के संबंध में प्रस्तुत करने का हक यह धारा दे रही है। ऐसा नहीं समझा जाएगा जब तक कि बंधककर्ता की सम्मति से सब बंधकदारों ने मिलकर अपने अपने भाग को विभाजित न कर लिया। यह बंधकदार का अधिकार। इसके बाद आपका 67A ये वैसा ही है जैसा धारा 61 था। क्या है आगे हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन ये बंधकदार के अधिकार थे और ये धारा 67 मुख्य रूप से। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में